एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आप लोगों के जो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हैं उन्हीं की रिगार्डिंग क्वेश्चन से पैथोलॉजी के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए मैंने। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर वो आ सकते हैं। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली 15 to 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं वो 15 to 20 मार्क्स के, तो उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने प्रिपेयर किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ वो आपके एग्जाम्स में आ सकता है, व्हाट इज़ डीकैल्सिफिकेशन एंड एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ द डीकैल्सिफिकेशन एंड इनन्यूमरेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आल्सो। देखो, सबसे पहले आपको क्या बताना है, ये जो क्वेश्चन है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो आपको एग्जाम में भी उसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो फर्स्टली व्हाट इज़ डीकैल्सिफिकेशन, तो डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है। देन एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ द डीकैल्सिफिकेशन, अब डीकैल्सिफिकेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, ठीक है, उनके बारे में समझाना है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन करना है अच्छे से। देन इन्यूमरेट द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, यानी उन टेक्निक्स के आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। अब आपको पता होगा, जैसे मैंने आप लोगों को डीकैल्सिफिकेशन पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे में, तो मैंने आपको अच्छे से डीकैल्सिफिकेशन के पूरे कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर करवाए थे, लिखवाए थे, समझाया था एक एक मैथड कैसे क्या क्या होता है। तो डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी बोन से, ठीक है, कोई भी बोन होती है, उस बोन से क्या करते हैं, कैल्शियम को रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को अपन डीकैल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि इसके जो टेक्निक्स की अपन बात करें तो बेसिकली 4 टाइप्स की इसकी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, जिसमें एक सिंपल डाइल्यूट मिनरल मेथड होता है, जिसमें एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बेसिस पर अपन ने उसका डीकैल्सिफिकेशन किया था। सेकेंड अपने पास में था इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन था, एक आयन एक्सचेंज डीकैल्सिफिकेशन था, और एक लास्ट में जो अपने डिटेल में समझा था चिलेटिंग एजेंट डीकैल्सिफिकेशन था। 4 टेक्निक्स के द्वारा आप डीकैल्सिफिकेशन करोगे। देन इन चारों ही टेक्निक्स के आप लोगों को एक्सप्लेन करना है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, कि इन्यूमरेट द वेरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड राइट द नॉर्मल कोगुलेशन कैस्केड। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को पहले बताना है कि वेरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, यानी कौन कौन से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। देन आप लोगों को बताना है कि राइट द नॉर्मल कोगुलेशन कैसेज क्या होता है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है बहुत तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, हिमोफीलिया ए बी, ठीक है, DIC होता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन जो होती है, देन ITP होता है, ठीक है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा होता है। बहुत तरह के अलग अलग क्या होते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। उन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना, हर एक के बारे में एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स आप लोगों को लिखनी है। देन उसके बाद में आप लोगों को जो नॉर्मल कोगुलेशन कैस्केड पाथवे होता है, ठीक है, जिसमें एक्सटेंसिंग इंटेंसिंग देन कॉमन पाथवे आता है, कंप्लीट पाथवे आप लोगों को समझाना है। तो इस क्वेश्चन, ये जो मोस्टली क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिक्सेटिव एंड लिस्ट सम फिक्सेटिव एंड डिस्क्राइब देयर प्रिंसिपल्स विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखो, अगर मेजर क्वेश्चन वैसे तो मोस्टली आपके हिस्टोपैथोलॉजी से ही आएगा, बट अगर वो पूछ रहा है कि व्हाट आर फिक्सेटिव तो आपको नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजी के फिक्सेटिव ही लिखने हैं। आपसे अगर वो साइटोलॉजी के फिक्सेटिव पूछेगा तो आपको मेंशन कर देगा कि आप साइटोलॉजी के फिक्सेटिव्स के बारे में समझाओ। तो आपको सबसे पहले फिक्सेटिव की डेफिनेशन बतानी है कि फिक्सेटिव क्या होता है। देन आप लोगों को बता रहा है कि लिस्ट करना है कि सम फिक्सेटिव्स, उन कुछ फिक्सेटिव्स के बारे में बताना है, उनका प्रिंसिपल भी समझाना है साथ साथ में, एंड उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। तो अपने पास में बहुत सारे फिक्सेटिव्स आप लोगों को पता है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड था, एसीटोन था, मर्क्यूरी क्लोराइड था, पिक्रिक एसिड था, पोटेशियम डाइक्रोमेट था, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड थे। बहुत सारे फिक्सेटिव्स मैंने आप लोगों को फिक्सेटिव जो चैप्टर में आप लोगों को समझाया था फिक्सेशन, उसके अंदर सारे फिक्सेटिव्स के बारे में समझाया था, उनका प्रिंसिपल, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो भी सारी डिटेल थे मैंने आप लोगों को उसमें समझाई थी। तो आपको हर एक फिक्सेटिव का प्रिंसिपल बताना है, देन उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताने हैं कि क्या क्या उनके एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी जो सेल होता है वो कितना उनको डैमेज करता है और कितना डैमेज नहीं करता है, ये चीज़ आपको समझानी है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, राइट डाउन डिफरेंट टाइप ऑफ हेमाटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन विद देयर प्रिपरेशन, मेथड ऑफ स्टेनिंग, ठीक है, मेथड ऑफ स्टेनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच टाइप। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत तरीके से पूछा गया। एक तो इसमें पूछा है कि राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ हेमाटॉक्सिलिन, अलग अलग तरह की हेमाटॉक्सिलिन के बारे में बताना है। देन अलग अलग तरह के आपको ईओसिन के बारे में बताना है।
देन उनको कैसे बनाते हैं, उनकी प्रिपरेशन बतानी है, स्टेनिंग मेथड बताना आप लोगों को, और स्टेनिंग मेथड के बाद में उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी साथ में आपको समझाने हैं। तो अलग अलग तरह की हेमाटोक्सिलिन होती है, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है एल्ड्रिच थी, हैरिस थी, मेयर थी, वेड्स थी। तो अलग अलग तरह की जो भी हेमाटोक्सिलिन है उनके बारे में आपको बताना है, उनको कैसे बनाया जाता है वो आप लोगों को समझाना है। देन ईओसिन की बात करूँ तो ईओसिन वाई थी, ठीक है, वो कौन कौन सी और ईओसिन्स थे उनके बारे में आपको समझाना। ये अलग अलग ईओसिन्स के बारे में, हेमाटोक्सिलिन के बारे में बताना, उनकी प्रिपरेशन के बारे में बताना, उनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, कितना क्या क्या मिक्स करके प्रिपेयर किया जाएगा वो आप लोगों को समझाना। देन हर एक हेमाटोक्सिलिन और ईओसिन के आपको उसके बाद स्टेनिंग मेथड बताना, उसके अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताना, हर एक हेमाटोक्सिलिन का ईओसिन का क्या क्या एडवांटेजेस है। अब जैसे अगर हम बात कर ले मेयर्स की, ठीक है, तो मेयर्स जो हेमाटोक्सिलिन होती है वो काफ़ी अच्छी थी, ग्लाइकोजन को बहुत अच्छे से वो चेंज करके रिजल्ट आपको बताती है। उनके डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेती है वो स्टेनिंग। तो हर एक स्टेनिंग के क्या क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैसे प्रिपेयर करेंगे वो सारा डिटेल आप लोगों को इसमें समझाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है वेरियस इक्विपमेंट्स यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी विद देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड केयर टू बी टेकन। देखो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, हर एक इक्विपमेंट्स के बारे में बताना है, ठीक है, चाहे माइक्रोडोम हो, नाइफ हो, जो भी है वहाँ पर उन सब के बारे में समझाना है। उन सभी की मेरिट्स बतानी, डीमेरिट्स बतानी है, और उनकी केयर टू बी टेकन, यानी उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अपन एक लेबोरेटरी में कैसे आप उनकी केयर मेंटेन करोगे उनके बारे में समझाना होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं माइक्रोडोम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे तो अलग अलग तरह के माइक्रोडोम्स हैं, उनके बारे में बताना है आप लोगों को, कि मेजर क्वेश्चन है 20 मार्क्स में आता है। तो हर एक माइक्रोडोम के बारे में आपको 4 to 5 लाइन्स तो मेंशन करनी ही है, जैसे रोटेटरी है, स्लेज है, रॉकिंग है, स्लेज बेस है, फ्रीजिंग है, अल्ट्रा माइक्रोडोम है, जो भी है, वाइब्रेटिंग, स्लाइडिंग, सबके बारे में आप लोगों को समझाना अच्छे तरीके से, उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स भी साथ के साथ में बतानी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास में होते हैं, ठीक है, माइक्रोडोम नाइफ होता है, तो माइक्रोडोम नाइफ के बारे में बताना है। हॉट प्लेट होती है, यानी जो वहाँ पे हॉट ओवन होता है उसके बारे में समझाना है, ठीक है, स्कापल होता है, क्लीनिंग ब्रश होता है, फोल्डिंग पेपर होता है, पॉइंटेड फोर्सेप होता है, डायमंड पेंसिल होती है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स उन सबके बारे में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बतानी। सब इंस्ट्रूमेंट्स की कैसे केयर करके रखना है वो भी बताना है। सब इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के बाद में डेफिनेटली उनकी क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग करने के बाद उनको रखना है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को समझाए, ये सारे मेजर क्वेश्चंस है जो आपके 15 to 20 मार्क्स के अंदर एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो एग्जाम्स में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मेनली मेजर आता है, वो होता है आपके टिश्यू प्रोसेसिंग। देखो एंटायर टिश्यू प्रोसेसिंग मैंने आप लोगों को समझा रखी, बट मैंने इसमें उसको नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम आ गया। तो आई थिंक मे बी इस बार आए या ना आए पता नहीं, लेकिन आपको फिर भी पढ़ के जाना ही है, टिश्यू प्रोसेसिंग भी कम्प्लीटली। अब मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूँ तो वो होते हैं आपके 5 to 10 मार्क्स के अंदर आते हैं। जैसे फर्स्ट मोस्टली माइक्रोडोम पूछा ही जाता है, तो माइक्रोडोम के बारे में अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि माइक्रोडोम कितने तरह के होते हैं, ठीक है, रॉकिंग होता है, रोटेटरी होता है, सभी माइक्रोडोम्स के बारे में आपको लिखना है। इसका कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको जाके डेफिनेटली देखिए, आपका ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ये 5 और 10 मार्क्स में दोनों में पूछा गया। नेक्स्ट बार बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है ये। तो सबसे पहले आपको बार बॉडी के बारे में बताना है कि बार बॉडी क्या होती है। तो बार बॉडी क्या होता है, एक स्मॉल डार्क स्टेन मास होता है किसका, एक्स क्रोमोसोम का, जो बेसिकली इनएक्टिव होता है और ये फीमेल्स के अंदर ओनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है पहले। और नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि जो बार बॉडी सेल्स होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। वो एपिथेलियल सेल्स में होती है, नर्व सेल्स में होती है, सलाइवा में प्रेजेंट होती है। इसका जो बेसिकली टेस्ट किया जाता है वो सलाइवा से ही किया जाता है, ठीक है, माउथ से ही जो बक्कल स्मेल बनाई जाती है, फीमेल से बक्कल स्मेल बनाई जाती है, ठीक है। सलाइवा से अपन कलेक्शन करेंगे और स्मेल बनाएंगे, उसका डिटेक्शन किया जाता है, कंप्लीट टेस्ट करके किया जाता है। तो उस तरीके से ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट अपने पास में आता है फिब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, जिसको FDP के नाम से भी जानते हैं। देखो ये जो टेस्ट होता है FDP, ठीक है, ये मोस्टली किया जाता है, इसका जो मोस्टली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है वो DIC के लिए किया जाता है।
ठीक है। डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन डिजीज़ के लिए बेसिकली किया जाता है। साथ में डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए भी किया जाता है। सीवियर निमोनिया के लिए किया जाता है। उसके अलावा एमाइड के लिए भी मोस्टली इस टेस्ट को किया जाता है। ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए भी इस टेस्ट को किया जाता है। इसे डिटेक्ट करते हैं कि जो फेब्रिन जो होता है वो कितना डिग्रेड हो रही है, नहीं हो डिग्रेड, मतलब फेब्रिन होता है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट मतलब का इसके नाम से क्लियर है कि इसमें डिग्रेडेशन होने वाला है, कि इसका फेब्रिन जो प्रोटीन होता है उसका डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट आपके पास में होता है डीपीएक्स। डीपीएक्स आपको पता है कि डीपीएक्स क्या होता है। किसी भी स्लाइड को लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसको अपन डीपीएक्स के नाम से जानते थे। ये भी मोस्टली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपके जो आता है कैजलिंग सॉल्यूशन। कैजलिंग सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा और कई बार क्वेश्चन में भी आया हुआ, एक अच्छा क्वेश्चन है 5 to 10 मार्क्स के अंदर आने के लिए। देखो कैजलिंग सॉल्यूशन की जो प्रिपरेशन की जाती है मोस्टली किसी भी टिश्यू या किसी भी ऑर्गन को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए कैजलिंग सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। जो मोस्टली कैजलिंग सॉल्यूशन 1, 2 और 3 करके प्रिपेयर किया जाता है। 1 जो होता है मोस्टली 1 मंथ के लिए ही प्रिजर्व करके रख सकता है किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को। दैन 2 प्रिपेयर किया जाता है, 3 प्रिपेयर किया जाता है। इसका भी मैंने आई थिंक वीडियो बना रखा है, तो प्लीज़ आप उसको जाके देख लें। अब नेक्स्ट अपने पास में आता है होनिंग। देखो होनिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, नाइफ़ की ग्रीडिंग की जाती है किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टोन के ऊपर। ठीक है, उसको अपन होनिंग बोलते हैं। कोई भी नाइफ़ लेंगे, उस नाइफ़ को किसी भी पत्थर के ऊपर घिसा जाता है। उस घिसे जाने वाले प्रोसेस को बेसिकली होनिंग के नाम से जानते हैं। तो आपको होनिंग के बारे में बताना है, आपको कौन से होन यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में बताना है, टाइप ऑफ होन के बारे में बताना है, जिसमें आप बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो होता है अपने पास बेल्गिन ब्लैक वेन जो होता है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है। एक येलो वाला भी होता है, तो उसके बारे में आपको समझाना। नेक्स्ट अपने पास में आता है माउंटिंग मीडियाज़। ठीक है, कौन कौन से माउंटिंग मीडियाज़ होते हैं तो आप लोगों को पता है कि तो एक्वस और रेजिन माउंटिंग मीडियाज़ होते हैं। 2 तरह के माउंटिंग मीडियाज़ होते हैं, एक होते हैं एक्वस और दूसरे होते हैं आपको रेजिन माउंटिंग मीडियाज़ होते हैं। दोनों के बारे में अच्छे से आपको डिटेल में समझाना। ठीक है, एक्वस की अगर मैं बात करूँ तो एक्वस में अपने पास में 2-3 तरह के माउंटिंग मीडियाज़ आते हैं, और रेजिन्स की बात करें इसमें कनाडा बाल्सम होता है, डीपीएक्स वगैरह होते हैं, वो रेजिन्स में आते हैं। तो ये जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है मॉर्ब एनाटमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, मॉर्ब एनाटमी क्या होती है। अब देखो जो मॉर्ब एनाटमी होती है, ठीक है, वो मेडिकल साइंस की एक ब्रांच ही होती है जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि कोई भी टिश्यू जो होता है, ठीक है, कोई भी डिजीज़ टिश्यू के बारे में कंसर्न किया जाता है, टिश्यू ऑर्गन के बारे में कंसर्न किया जाता है। कुछ लोग इसको मेडिसिन की ब्रांच बोलते हैं, कुछ लोग इसको पैथोलॉजी की ब्रांच बोलते हैं। मॉर्ब एनाटमी में मोस्टली क्या किया जाता था कि कोई भी किसी भी, देखो इसमें दोनों की स्टडी होती है, लिविंग एंड डेड की दोनों की स्टडी होती है। जो डेड वाले होते हैं उनका एक म्यूज़ियम बनाया जाता है, उस म्यूज़ियम के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसलिए कुछ लोग उसको पैथोलॉजी में भी कंसिडर करते हैं, और जब लिविंग की बात करते हैं तो कुछ लोग उसको जो मेडिसिन में भी कंसिडर करते हैं। तो ये बेसिकली दोनों से ही दोनों में ही इसको यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पेप्समियर की। पेप्समियर आप लोगों को पता है कि ये साइटोलॉजी का क्वेश्चन है। वैसे तो पेप्समियर जो है बेसिकली फीमेल की वजाना या फिर सर्वाइक से कलेक्शन करके वजाना से कलेक्शन करके बनाया जाता है। कलेक्शन करके जो स्मेयर बनाई जाती है उसको अपन पेप्समियर बोलते हैं। इसकी स्ट्रेनिंग करनी होती है, पेप्समियर की कंप्लीट एक स्ट्रेनिंग होती है, एंड उसमें जो भी सेल्स वगैरह होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। कोई भी कैंसर सेल्स या कुछ भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो वहाँ पे, उन सबको डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके लिए पेप्समियर बनाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करूँ मैं फिक्सिटी और साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की अलग अलग फिक्सिटीज़ होता है, आपको उनके बारे में बताना है। मोस्टली क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है। देखो फ्रोजन सेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक है ना, वो फ्रोजन सेक्शन जो होता है एक प्रोसीजर होता है जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में किया जाता है रैपिड टेस्ट के लिए। ठीक है, यानी रैपिड माइक्रो एनालिसिस के लिए किसी भी स्पेसिमेन के लिए वो किया जाता है। ये बेसिकली जो मोस्टली किया जाता है वो किसी भी जो पेशेंट होता है, जो क्या कहते हैं सर्जरी के अंदर गया हुआ होता है, उनके लिए इन प्रोसीजर को मोस्टली किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पेशेंट है उसका टाइम रिक्वायरमेंट भी कम होता है। ठीक है, जिनकी अर्जेंट सर्जरी होती है जैसे मैलिग्नेंट या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वगैरह के लिए, उनके लिए फटाफट से इसको किया जाता है। या फिर कोई भी एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री की प्रोसेस में भी उसको यूज़ किया जाता है, और थायराइड ग्लैंड की प्रोसेस में भी मोस्टली इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, फ्रोजन सेक्शन को। अब नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है सेक्शन कटिंग।
अब जो सेक्शन कटिंग जो होता है उसमें क्या किया जाता है, आपको सेक्शन कटिंग के अंदर एक टेक्निक्स होती है जिसके अंदर किसी भी टिश्यू की स्लाइसेस बनाई जाती है। आपको पता होगा कोई भी टिश्यू अपने पास में, इसको माइक्रोडोम में ले जाके इसके पतले पतले सेक्शंस कट किए जाते हैं, उन सेक्शंस को बाद में स्लाइड में लिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से वो आ जाते हैं। आपने देखा होगा, मैंने प्रोसेस पूरा पढ़ा था। स्लाइड में लिया जाता है, स्लाइड में लेने के बाद में ये जो टिश्यूज़ हैं इसको वाटर बाथ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, इस पूरी स्लाइड को वाटर बाथ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उस एंटायर प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सेक्शन कटिंग बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोडोम में जिन टिश्यूज़ की कटिंग की जाती है उस प्रोसेस को अपन सेक्शन कटिंग के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास में आता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि फॉल्स इन अ सेक्शन कटिंग। ये जो सेक्शन कटिंग अभी आपको मैंने समझा, टिश्यूज़ को कट करने की, यहाँ पे टिश्यू को रखा जाता है। ये माइक्रोडोम मशीन है, इसका हैंडल है, तो यहाँ पे इसको सेक्शंस कट करके वो अपने पास में आते हैं। तो इन सेक्शंस कटिंग के टाइम में कौन कौन सी फॉल्ट हो जाती है उसी के बारे में है। देखो, अलग अलग तरह की फॉल्ट्स हो जाती है। जो नाइफ़ है, ठीक है, उसकी एजेस सही नहीं है, एजेस सही नहीं तो टिश्यू ऐसे रज जैसे टिश्यू कटेगा, वो आपके पास में एक फॉल्ट हो सकती है। या टिश्यू सेक्शन जब आप काट रहे हो तो बेसिकली इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में कटता है, या मोस्टली इस तरीके से, लेकिन बीच में कोई होल नहीं होता। अगर इनमें होल वगैरह बीच में हो जाते हैं तो वो भी एक तरीके की फॉल्ट है, और वो बेसिकली एयर बबल्स की वजह से ये सारे ये जो है होल्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारी जो भी इस तरीके की फॉल्ट आती है वो सारी किस में आती है, आपकी इसमें सेक्शन कटिंग के अंदर आती है। तो वो सारी मेंशन करनी है कि कौन कौन सी जो फॉल्ट होती है वो सेक्शन कटिंग के अंदर आती है। तो ये मैंने आपको नॉर्मली सारे क्वेश्चन बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है 5 to 10 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं इस बार। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को एक बार सारा मैटर तो रीड करना ही है कि कौन कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं। सो गुड लक टू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में वीडियो पहुंच सके।